स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को भारत में किस तरह से अंग्रेजी राज्य का जो है स्थापना हुआ और कई जो देश है या अंग्रेज ही नहीं और भी है उसमें कितने देश है और कौन कौन आया और कैसे विफल हो गए उसके बारे में, और अंग्रेज ही सक्सेस क्यों हुए उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो बहुत ही अच्छा ये वीडियो होने वाला है। आप लोग अगर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का भी क्लू देगा ये। तो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं बिहार से जो भी एग्ज़ाम है आते हैं उसके लिए तो ये एकदम बहुत 100% सही होने वाला है। तो अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसको सही से देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो है ना 15वीं शताब्दी के आसपास यूरोप के व्यापारियों में लाल सागर से होते हुए स्थल मार्ग से भारत आना शुरू किया। अगर पूछा जाए कि 15वीं शताब्दी के आसपास यूरोप के व्यापारी किस सागर से होते हुए भारत आया, तो आपको लाल सागर याद रखना है और देखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट आपका बनेगा, यहाँ पर जो है आपने देखा होगा कि पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में यूरोप से होकर अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ उत्माशा अंतरिप केप ऑफ गुड होप के मार्ग से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट के शासक ने वास्को डी गामा को अपने यहाँ व्यापार करने की अनुमति और सुविधा दे दी। तो क्या है कि भारत का जो खोज क्या किसने किया, तो ये आपको एग्जाम में या ऐसे ही जानकारी भी होना चाहिए। तो वास्को डी गामा, जैसा कि आपको पता भी होगा, और 1498 में ये घटना घटी, ठीक है ना। और कहाँ पर पहुँचे, तो उत्माशा अंतरिप, और किस मार्ग से होकर के, तो केप ऑफ गुड होप। तो देखिए ये सब जो है थोड़ा सा अंदर की बात है, इसको ध्यान में रखना जरूरी पड़ता है। ये कॉमन बात जो है 1498 ये सब अब नहीं पूछेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सभी को पता है। अगला जो पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वास्को डी गामा भारत से गरम मसालों को लेकर वापस लौटा और उसे बेचकर यात्रा पर हुई खर्च से 60 गुना लाभ हुआ। कितना गुना? 60 गुना लाभ हुआ, यानी खर्च उर्च काट करके उसको जो लाभ हुआ वह 60 गुना हुआ। तो इससे क्या हुआ कि पुर्तगाली के व्यापारी और नाविक बहुत उत्साहित हुए और उनका भारत आने का सिलसिला शुरू हो गया। यानी कि पुर्तगाल पहले आए और वह व्यापार किए। आगे हम लोग देखेंगे कैसे कैसे कौन कौन आ रहे हैं। तो आगे चलकर पुर्तगाली व्यापारी ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित किया, ठीक है ना। अभी यहीं तक ये है और विस्तार होगा। अगला पॉइंट बनता है, अब एंट्री होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। कहाँ पर? लंदन में। इंग्लैंड की उस समय महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए कहा कि तुम जाओ और पूर्व एशिया में व्यापार करो, और इसके साथ हमारे देश के कोई कंपनी नहीं जाएगा। यानी कि ओनली वन जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्व एशिया में, जिधर हम लोग भी आए, भारत जो है। इसका मतलब था कि इंग्लैंड के केवल इसी कंपनी को भारत से व्यापार करने का अधिकार था। इंग्लैंड का कोई अन्य व्यक्ति या व्यापारी समूह भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकता था। यानी कि हम लोगों पर जो शासन किया, स्टार्ट किया, वो था ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए इसके साथ भी और भी आए तो देखिए, लेकिन ज़रा सोचिए कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती देने वाली अन्य दूसरी यूरोपीय कंपनियां नहीं थी। पुर्तगाली तो पहले से ही भारत के साथ व्यापार कर लाभान्वित हो रहा था। इसके साथ ही हॉलैंड, फ्रांस एवं डेनमार्क जैसे देशों की व्यापारिक कंपनियां के हित भी इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी से टकराने लगे। यानी कि इतने देश जो थे भारत से व्यापार करना चाह रहे थे, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी भी थे, यानी कि इसका टक्कर देने के लिए थे। परंतु कौन टिकेगा उसको देखते हैं। सारी कंपनियां एक जैसे चीज़ें जैसे बारीक सूती कपड़े, रेशम, मलमल, नील, सोरा आदि खरीदते थे, ठीक है ना। तो इसी तरह से आगे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर साम्राज्य की बात करें तो इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कई जगहों जैसे सूरत, मछलीपट्टनम, हुगली, पटना, काशी
बाजार आदि जगहों पर अपनी फैक्ट्रियां की स्थापना की। प्रायः इन्हीं जगहों के आसपास फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की भी फैक्ट्रियां थी, यानी कि फ्रांसीसी भी थी वहाँ पर, परंतु इंग्लैंड के भी थी। तो आगे देखिए, इसके अलावा फ्रांसीसी ने पूर्वी तट पर, फ्रांसीसी की बात कर रहा है, पूछा भी जाता है कि फ्रांसीसी कहाँ पर थे, तो पूर्वी तट पर चंद्रनगर, बालासोर एवं पश्चिमी तट पर माहे में फैक्ट्रियां स्थापित की थी। ठीक है ना। अंग्रेज कहाँ पर किए और ये जो फ्रांस है कहाँ पर किए, इसको ध्यान में रखना है। फ्रांसीसियों का प्रधान कार्यालय भारत के दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर पांडिचेरी यानी कि वर्तमान में जो पुदुचेरी में था, उस प्रदेश में अंग्रेज का प्रमुख केंद्र फोर्ट सेंट जॉर्ज यानी कि मद्रास में था। उस समय यूरोप में भी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच प्रतिद्वंद्विता थी। ठीक है ना। यूरोप में जब इन दोनों देशों में संघर्ष आरंभ हुआ तो भारत में इन दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। यह शुरुआत दक्षिण भारत में कर्नाटक से हुई। यह इसको भी ध्यान में रखना है, कहाँ से हुई, कर्नाटक से। अब यहीं से साम्राज्य बनाना ये शुरू करेगा। अब कौन है कर्नाटक में, देखते हैं। कर्नाटक का मुगल साम्राज्य का एक सूबा था जो लगभग स्वतंत्र हो चुका था। फ्रांसीसी कंपनी का मुख्य कार्यालय इनकी सीमा के काफी करीब था, यानी कि फ्रांसीसी से एकदम करीब था। सन 1740 के आसपास कर्नाटक के नवाब ने यह देखकर कि उसके सूबे में फ्रांसीसी की शक्ति बढ़ती जा रही है, उनके खिलाफ एक सेना भेजी। इस युद्ध में कर्नाटक की सेना हार गई। इस लड़ाई के परिणाम ने सिद्ध कर दिया कि एक छोटी सेना भी यदि सैनिकों में अनुशासन हो, उन्हें नियमित रूप से प्रशिक्षण हो या वेतन दिया जाए, तो उन्हें यूरोप में विकसित नई बंदूकें दी जाए, तो भारतीय सैनिकों को काफ़ी बड़ी सेना को हरा सकती थी। ठीक है ना। तो सन 1750 के आसपास कर्नाटक में उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया उसी समय, जिसमें फ्रांसीसी एवं अंग्रेज कंपनियां आमने सामने आ गई। मतलब दोनों तरफ से आ गई कि ये सोच रहे होंगे कि हमारे जैसे हम जिसको चाह रहे हैं वो राजा बने और ये जो चाह रहे थे अंग्रेज वैसे बने। तो देखिए जीत किसका होता है। तो इसमें अंग्रेज कंपनी अपने पसंद के व्यक्ति को कर्नाटक का नवाब बनाने में सफल रही और फ्रांसीसी को एक बड़ा झटका लगा। अब यहीं से क्या होगा, डिमोटिव होगा और यहाँ पर अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कि अंग्रेज और बंगाल में क्या हुआ। अंग्रेज बंगाल में क्या कर रहा है, तो कर्नाटक के बाद संघर्ष का क्षेत्र दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर बंगाल में स्थानांतरित हो गया। बंगाल में अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर रखी थी। बंगाल मुगल साम्राज्य का एक धनी और बड़ा प्रांत था। इसमें आधुनिक बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। उस समय ये सारे एक ही थे। ठीक है ना। अगला जो पॉइंट बनता है वह है कि सत्ता की कमजोरियों का लाभ उठाते हुए बंगाल के दीवान मुर्शिद कुली खां ने अपने को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। वे मुगल बादशाह को नियमित रूप से राजस्व भेजते रहे। मुर्शिद कुली खां के बाद अली वर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। ये ध्यान में रखना है। मुर्शिद कुली खां के बाद कौन बना बंगाल का नवाब, अली वर्दी खां। 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। उसने बंगाल में कुशल प्रशासन कायम किया। अली वर्दी खां ने यूरोप के व्यापारियों को हमेशा अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास किया, यूरोप के व्यापारियों को। उसके बाद उसका नाती सिराजुद्दौला, किसका नाती, अली वर्दी खां का नाती सिराजुद्दौला बंगाल का क्या बना, नवाब बना। सिराजुद्दौला के नवाब बनने पर उसके परिवार के सदस्यों के बीच साजिश और झगड़े शुरू हो गया। ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गया, झगड़ा शुरू होते ही इन साजिशों से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया। अब फिर क्या होता है देखिए आगे। बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुआ। व्यापार में वृद्धि होने के साथ साथ इसके चारों ओर कंपनी के अधिकारी एवं व्यापारी भी बसने लगे। धीरे धीरे कंपनी ने इस आबादी को चारों तरफ एक किला बना शुरू कर दिया और इस किले का नाम रख दिया फोर्ट विलियम। ठीक है ना। और इसका खर्चा कहाँ से आएगा, तो कंपनी ने अपने व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार देने के लिए 1696 ईस्वी में 1200 रुपये का भुगतान करके 3 गांवों को जमींदारी यानी लगान एकत्र करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। ये 3 गांव कौन कौन थे,
थे वह है गोविंदपुर, सुतानाती और कालिकाता। तीनों गांवों के मिलने के बाद आगे चलकर इन्हें कलकत्ता कहा जाने लगा। अब इसे कोलकाता भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि क्या हो रहा है। आगे भी देखिए, कंपनी ने मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान प्राप्त किया। इसके अनुसार कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बिना कोई अन्य कर दिए बंगाल में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। मतलब वार्षिक कर देना, उसके बाद बस हो गया। तो इस आदेश के बाद कंपनी राज्य में जो माल खरीदती थी उस पर उसे कोई कर नहीं देना पड़ता था। अब समझ रहे हैं कि अब व्यवस्था गड़बड़ होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंपनी को मिली इस छूट का फायदा कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार के लिए भी शुरू कर दिया। इसलिए बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को यह व्यवस्था पसंद नहीं आई। उसने कंपनी को बिना शुल्क व्यापार करने से मना कर दिया। ठीक है, उसने कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उनकी किलेबंदी के विस्तार पर रोक लगा दिया। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो है बंगाल के बड़े व्यापारी जो है अमीचंद और जगत सेठ के साथ साथ नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपनी ओर मिला लिया। कौन? कंपनी का प्रयास था कि सिराजुद्दौला के असंतुष्ट में से किसी को नवाब बना दिया जाए। इसीलिए जवाब में सिराजुद्दौला ने अपने करीब 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। ये सब ध्यान में रखना है आप लोगों को। अंततः जून 1757 में मुर्शिदाबाद के पास प्लासी में युद्ध हुआ। इस युद्ध में नवाब की सेना हार गई, सिराजुद्दौला मारा गया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इस लड़ाई के साथ भारत में कंपनी की सत्ता की स्थापना शुरू हो गया। तो आज जो है यहीं रहेगा, वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को अगले वीडियो में इसके आगे की कहानी बताऊंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको लाइक कर लीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए, ताकि कहानी के माध्यम से आप ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख सके या रिवीजन कर सके। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।